इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन रेट 0.16% है। तो एक वो फियर था आपके अंदर कि अगर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत, और खासकर यू कम फ्रॉम हरियाणा, फीमेल बैकग्राउंड से, मैंने बहुत सारे हरियाणा की जो फीमेल मेंटीज रही हैं मेरी, उनके और मतलब उनके एक दिमाग में चलता रहता कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या। मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती थी कि कहीं मैं फेल होके वो ज़िंदगी ना जी लूँ जो मेरे आसपास की है, क्योंकि बेसिकली आप वही गलती करती है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स करते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे, राइट, आप आउटपुट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे। और हमारा जो प्रोग्राम है नित्य प्रगति, जिसमें आप बेटर भी हैं, आई थिंक हमारी कोर फिलॉसफी भी यही रही है कि हम लोग स्मार्ट स्टडी करवाते हैं कि भाई आप 6 घंटे 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उन चीज पे फोकस करो जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस चीज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या आप आंसर लिख पाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा पे नहीं हुआ तो मैंने एक बार अपने डिसीजंस को फिर से जज किया। मैंने आई थॉट कि बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो सोशल मीडिया में चलती रहती हैं कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया, कौन से स्टेट में एंड ऑल दैट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक अगर हम बात करें तीनों इंटरव्यूज का। Sir, if you can remember when you took my interview for the mentorship, so I said one thing कि you said कि मतलब why do you want to do mentorship? I said one thing कि because I don't want others to make the same mistake कि वो जो मैं कर रही हूँ, मैं 6 साल से इस प्रिपरेशन में लगी पड़ी, I don't want others कि वो ऐसा करें। Hello everyone, we have with us somebody who was not my student technically, and I'll be very honest, she was not my student for mains or prelims. For interview she took some of my guidance, but she was my colleague as part of the Nitya Pragati mentorship program. She was our esteemed mentor in that program, and we are very proud and happy to introduce her, because now that she is not just a mentor, she has cracked UPSC with the All India rank of 265 in her final attempt. So congratulations Prakya. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So Prakya, अगर हम बात करें आपकी पूरी जर्नी की, राइट, यू कम फ्रॉम हरियाणा, यस राइट, तो कहाँ से ये आया आपके अंदर कि आपको सीएससी की तैयारी करनी है? सर, एक्चुअली द फर्स्ट ड्रीम दैट आई हैड कि 11th 12th में व्हेन आई वाज थिंकिंग कि मे बी आई विल बिकम अ एयर होस्टेस अगेन एज यू सेड कि बिकॉज हरियाणा में पेट्रियार्कल माइंडसेट थोड़ा अलग है, इट्स चेंजिंग, वो बहुत अच्छा हो रहा है, बट मैं क्योंकि एकदम ही ग्रामीण इलाके से हूँ, तो उसमें दे वर नॉट लाइक मोर मेनी चांसेस कि वो मैं कर पाऊंगी। तो देन आई थॉट कि ठीक है, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं हमेशा से ही मेहनत करती रही हूँ पढ़ाई में, खेल कूद में मैं नहीं थी, बट पढ़ाई में मैं अच्छी रही। तो फिर मैंने देखा कुछ एग्जाम्स के बारे में, कॉलेज टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च। तो मैं पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, जो कि एमडीयू के अंदर रोहतक में ही कॉलेज है, उसमें आई वाज देयर। देन उसमें व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ओनली, तो देयर वाज अ चीफ गेस्ट, एक प्रीति मैम थी, वो आईपीएस थी उस साल। तो उसको देख के मुझे थोड़ा लगा कि मे बी इट्स डूएबल, बट ऐसा नहीं था कि वो उनको देख के मैं एकदम ऐसा हो गया कि अभी मैं यही करूंगी बस। देन आई लाइक मैं अपना नॉर्मल कॉलेज डेज का पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज का कर रही थी। देन इन द फाइनल ईयर आई थॉट कि अभी करियर का डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। आई थॉट कि ठीक है, मैं तो मेहनत तो करना ही है, हर फील्ड में करना है, वो किसी भी एग्जाम के लिए करना है, तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा कर ले। देन आई थॉट कि बेसिकली करना चाहिए। फिर मतलब फॉर्मली में ग्रेजुएशन के बाद मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो जब आपने स्टार्ट करी तैयारी, राइट, तो एक होता है ना, एक फियर होता है कि भाई इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 0.16% है। तो एक वो फियर था आपके अंदर कि अगर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत, और खासकर यू कम फ्रॉम हरियाणा, फीमेल बैकग्राउंड से, मैंने बहुत सारे हरियाणा की जो फीमेल मेंटीज रही हैं मेरी, उनके और मतलब उनके एक दिमाग में चलता रहता कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, उसके बाद क्या करें। तो आपके अंदर इस टाइप की कुछ इनसिक्योरिटी थी जब आपने स्टार्ट करी थी तैयारी? डेफिनेटली सर, मैं एक चीज से बहुत ज्यादा डरती थी कि कहीं मैं फेल होके वो जिंदगी ना जी लूं जो मेरे आसपास की है, क्योंकि मेरे आसपास जो भी फीमेल्स हैं बहुत मेहनत करती हैं, और कुछ लकी हैं कि उनको उसका क्रेडिट भी मिलता है, बट बहुत सारे लोग अनलकी हैं कि उनको ये बोला जाता है कि कर दी क्या होता है। आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि कहीं ऐसा ना हो। तो और अभी मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे मुड़ के अपनी तैयारी में एक चीज जो चेंज करना चाहूंगी कि मैं क्यों डर रही थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा तो ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं क्यों ही कर पाऊंगी। और हर बार मेरा जब भी एग्जाम रहा है, इट वॉज वेरी नियर टू द कट ऑफ। और वो मुझे लगता है कि अगर मैं 1 या 2 दिन के लिए भी वो डर कम कर लिया होता मैंने, तो उसमें भी वो
प्रॉब्लम हट जाती है उसमें से। तो अब आप आई, आपने एक एग्जाम दिया, पहले 3 अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ क्लियर, राइट? तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं और शायद तैयारी में छोड़ देते हैं। 3 अटेम्प्ट के बाद ऐसा आपको कुछ लगा कि शायद मैंने गलती कर दी है, शायद मेरे को कुछ और चीज कर लेनी चाहिए थी, शायद मैं जॉब कर लेती, तो ऐसी कुछ फीलिंग आई आपके अंदर 3 अटेम्प्ट के बाद? डेफिनेटली सर, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा प्री नहीं हुआ तो मैंने एक बार अपने डिसीजंस को फिर से जज किया। मैंने थॉट कि भी मुझे साथ में कुछ और भी कर लेना चाहिए, तो मैंने बीएड किया, साथ में मैंने 1-2 टीचिंग एग्जाम्स भी, जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हरियाणा में भी ऐसे ही टेस्ट होता है, उनको मैंने क्वालिफाई कर लिया था कि ठीक है, नाउ आई हैव अ प्लान बी टू फोकस ऑन। वो इसलिए कर पाई क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाइक आई गिव वेरी मच ऑफ माई टाइम टू द प्रिपरेशन ओनली। तो बिकॉज एक बार ठीक है, मतलब आपको समझ आ गई है चीजें, तो उसके बाद तो बस आपको अपनी कमियों पे काम करना है। तो फॉर द पीपल जिनको लग रहा है कि वो 1-2 साल अच्छा दे चुके हैं इस टाइम को, तो वो थोड़ा प्लान बी पे भी साइड बाय साइड काम कर सकते हैं। तो ये मैं कर ली थी इसके साथ। तो जब आपका प्री नहीं हो रहा था, हम्म। तो लेट्स से हमारा मई जून में प्रीलिम्स तैयार हो गया, तो प्रीलिम्स नहीं होने के बाद आप फिर से नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करती थी या फिर आप मेंस की तैयारी करती थी अगले 5-6 महीने तक? सर सिर्फ प्रीलिम्स का ही करते थे, इट वाज अ ब्लेंडर। ओके ओके ओके, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत लोगों का ये चीज देखी गई है। जैसे हमारे पास एक कल आउटफिट है जिसका 5 प्रीलिम्स नहीं हुआ और लास्ट टाइम में शी वर 45 बैंक, तो शी सेड कि सर मैं पूरी तैयारी जो है मेंस की करती थी, मुझे लगता है जब मेरा प्रीलिम्स होगा तो एटलीस्ट आई गेट अ रैंक। तो क्या लगा आपको पहले 3 अटेम्प्ट्स में, क्या आप गलतियां कर रही थी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा? सर मुझे बस ये लगता था, क्योंकि मैंने कुछ टॉपर स्टॉक भी देखे थे, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि मे बी मैंने उनमें से कुछ गलत मतलब निकाल दिया। मुझे लगा था कि मैं सबका मटेरियल जो इन्होंने पढ़ा है, मैं वो सब मटेरियल पढ़ लूंगी, ये टेस्ट पेपर्स में लगा लूंगी। मैं 50-50, 60-60 टेस्ट पेपर्स चला रही थी। और एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रही थी वो था पीवाईक्यू एनालिसिस, और उसके दैट हैव कॉस्टेड मी 3 years ऑफ माय लाइफ। और वो भी मैं सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ रही हूँ, उसमें भी मैं पीवाईक्यू एनालाइज नहीं कर रही हूँ, तो आई डोंट नो मैं क्या ही कर रही थी। अच्छा, तो बेसिकली आपने मॉक्स लगाए थे, like, जो आपकी थी पहले 3 दिन में, आपकी क्या नॉलेज सेंट्रिक पढ़ाई थी कि मैं एक बार साई लक्ष्मीकांत पढ़ लेती हूँ, स्पेक्टर पढ़ लेती हूँ, या आप सॉल्व भी करती थी, आप नोट्स भी बनाती थी, आप पीवाईक्यू एनालिसिस भी करती थी, ये सारी चीजें आप करती थी पहले 3 दिन में? सर आई से मैं सिर्फ बेवकूफी करती थी। मैं लक्ष्मीकांत पढ़ती थी, 1-1.5 हफ्ता मैंने 10-15 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म किया। फिर ठीक है, अब स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, बीच में कोई कोचिंग का 1-2 टेस्ट लगा लिया, पीवाईक्यू कर लिया 10-15, या फिर कोई वीडियो देख लिया। खुद से ये नहीं देख रही हूँ मैं कि उसको एनालाइज करके कि ये ऑप्शन में अगर ये फिर से पूछ लिया क्वेश्चन, अगर दोबारा रिट्रीव करके तो कैसे होगा। मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं प्रीलिम्स में जो कि मोस्टली गलत होते हैं, उनको मैंने कभी एनालाइज नहीं किया। नोट्स बनाना तो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नोट्स बन रहा था, नोट्स भी इवन ऐसा नहीं था कि मेंस के लिए बन रहा था। और आई विल से कि अगर मैं जैसे मतलब एक बार थोड़ा एनालिसिस भी कर लेती, जैसे मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस या तो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस कम होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने उनको टाइम नहीं दिया। मैं साल में 5-6 महीने ही पढ़ती थी। और क्वालिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता है, बट फिर मैं एग्जाम में उसका बेसिक क्वेश्चन भी गलत कर देती थी। बेसिकली आप वही गलती कर दी जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स करते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी नहीं कर रही, राइट? आप आउटपुट बेस्ड स्टडी नहीं कर रही थे। और हमारा जो प्रोग्राम है नित्य प्रगति, जिसमें आप मेंटर भी हैं, आई थिंक हमारी कोर फिलॉसफी भी यही रही है कि हम लोग स्मार्ट स्टडी करवाते हैं कि भाई आप 6 घंटे 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उन चीज पे फोकस करो जो चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस चीज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए या आप आंसर लिख पाए। तो प्रक्रिया बात है चौथे टाइम में आई डेफिनेटली आपका भी एक थोड़ा सा मोराइल डाउन ही होगा। और कैसे हुआ, लाइक 4th टाइम में आपने क्या स्ट्रेटजी अपने प्रीलिम्स से? सर मतलब उसमें बहुत सारे कुछ पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी उस साल। तो टाइम की कमी की वजह से मैं ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पढ़ पाई, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ पाई। और क्योंकि टेस्ट सीरीज करने का टाइम भी था, तो उस साल मैंने सोचा कि पीवाईक्यू कर लेती हूँ, और बस वहां से फिर मेरा प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुका। अच्छा, तो क्या मतलब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि पीवाईक्यू का क्या रिलेवेंस है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है उन क्वेश्चंस को, तो अब उसको क्यों हम पढ़ के टाइम वेस्ट करें अपना। तो as an aspirant and then further as a mentor,
how do you think, what is the importance of PYQ for prelims? आईपीआई की अल्टीमेट रोड मैप पीवाईक्यूज ही है। हम्म। इसके बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज किए बिना यू कैन डेफिनेटली क्लियर प्रीलिम्स, मेंस भी कर लोगे, बट पीवाईक्यूज किए बिना आई डोंट थिंक यू। क्योंकि मेरे को लगता है शायद PYQ को देखने से आप एक तो यूपीएससी के लैंग्वेज समझते हो, सेकेंडली आप उन टॉपिक्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हो जो ज्यादा रेलिवेंट है। तो इट माइट बी कि ठीक है क्वेश्चन अगर लेट्स से स्पीशीज से आया है तो आपको ये एटलीस्ट मालूम हो जाएगा कि स्पीशीज जो है यहाँ से सवाल आ रहे हैं, तो व्हेन यू विल प्रिपेयर यू विल गिव मोर फोकस टू स्पीशीज। तो जो आई थिंक हमारे 80-20 वाला रूल है कि आप अपना जो है 80% टाइम उन 20% थीम से फोकस करो जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो वो भी जो है वैलिड होता है। तो अब मेंस पे आते हैं। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी या फिर आंसर राइटिंग आपने लेट स्टार्ट करी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 1-2 आंसर लिखा था थोड़ा बहुत, बट ऐसा कोई प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं था। एंड इवन जब मैं पहला मेल्स लिख रही थी इट वाज इन माय 4th अटेम्प्ट, तो तब भी मैं बहुत ज्यादा, मुझे ये था कि मैं सिलेबस खत्म करी हूँ पहले, फिर मैं आंसर्स लिखूंगी। और सिलेबस में भी आई वाज, मतलब पूरा दिन में सिर्फ लेक्चर्स ही देखती थी, और वो लेक्चर्स भी मैंने एग्जाम से 5-10 दिन पहले खत्म किए होंगे। उसमें भी मैं कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहती थी कि प्री तो हो गया बट मेंस तुम्हारा क्यों ही होगा। तो वो एक तो कॉन्स्टेंटली मैं खुद को ही डिमोटिवेट करती रहती थी। और आंसर राइटिंग को लेके तो बस मतलब ठीक है, आई वॉज एबल टू गेट टू द इंटरव्यू स्टेज, बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने मतलब प्रॉपर एफर्ट्स दिए हैं उसको, बिकॉज हर पेपर में आई थिंक कि मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन छोड़े थे। तो अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो क्या लगता है कि आपको एक एस्पिरेंट को रोज आंसर लिखना चाहिए या वीकली लिखना चाहिए, या फिर एक बार जब सारा सिलेबस हो जाए उसके बाद लिखना चाहिए? सर डेली आंसर राइटिंग तो जरूर करना चाहिए, बिकॉज हर रोज एक टॉपिक आप पढ़ ही रहे हो। पहले जैसे आज एक दिन में अगर मैंने पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ लिया, तो पार्लियामेंट में देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस, और चांसेस आर कि मे बी डेटा थोड़ा चेंज हो जाएगा, वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, बट उस पर क्वेश्चन तो आएगा ही। और आप लिख के देख लो एक बार कि आप उसको एग्जैक्टली आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, कंफ्यूजन कैसे डालोगे, अगर आपको एग्जाम्पल डालना पड़ा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी इनरिचमेंट का काम है ये हम इंडिविजुअल आंसर्स पे कर सकते हैं। 3 घंटे के टेस्ट में मैं टाइम मैनेजमेंट सीख लूंगी, बट मैं क्वालिटी उसमें नहीं डाल पाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम नोट्स की बात करें मेंस और प्रीलिम्स के लिए, तो आपने नोट्स बनाए थे? डेफिनेटली सर। उसके बाद मतलब जैसे पहले मेंस में मार खा के देन आई बिकम अ लिटिल वाइज, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए हैं। तो जो नोट्स होते हैं लाइक, मतलब बहुत लोग ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूट आपको नोट्स दे देता है तो फिर हम अपने नोट्स शो बनाए, क्या लगता है क्योंकि क्यों अपने पर्सनल नोट्स बनाने चाहिए? सर क्योंकि लाइक कोई भी इंस्टीट्यूट भी आपको नोट्स दे रहा है, तो अपने आप में अगर वो 70 पेज भी हैं तो भी दे आर स्टिल बल्कि, उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में भी दे आर गिवन 7 to 8 पॉइंट्स, पर आप पेपर में जब आप एक्चुअल मेंस लिखोगे तो यू विल बी एबल टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स ओनली, उसको भी फर्दर कंसाइज करना पड़ेगा। एंड मे बी आप उससे ज्यादा बेटर एग्जाम्पल, क्योंकि वो नोट्स जो बन रहे हैं वो सबके पास हैं, तो आप हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप खुद से उसमें अपने एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, तो वो खुद का पर्सनल टच के लिए, एंड ऑल्सो आप अपने नोट्स को बेटर तरीके से समझते हो, तो डेफिनेटली एक बार उसको खुद से थोड़ा सा कंसाइज कर लेना चाहिए। तो प्रख्या, अगर हम बात करें मेंस प्रिपरेशन की, मेंस आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स बहुत लोग अपने बनाते हैं, तो आपने आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स बनाए थे और आपने उसको कैसे यूज किए थे? पहला जो मेंस था उसमें तो बनाया ही नहीं था, इस वजह से पेपर भी कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड बिकॉज आप वहाँ पे बैठ के सोचते हो, तो मेंस में इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं वहाँ पे बैठ के कोई भी सोच रही हूँ कि क्या फ्रेमवर्क रहेगा आंसर का, वो बिफोर हैंड होना चाहिए। तो गलती से सीख के इन द नेक्स्ट मेंस एंड फिर मैंने कुछ टेम्पलेट्स प्रिपेयर किए, एंड विद दैट मैं हर पेपर को ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट पहले पूरा कर ली थी, एक्सेप्ट एथिक्स, वो टाइम पे ही एकदम एंड तक जाके कंप्लीट हो रहा था, थोड़ा लेंदी था क्योंकि, बट बाकी सभी पेपर्स आई वाज एबल टू कंप्लीट बिफोर टाइम। तो किस तरह के आपने टेम्पलेट्स बनाए थे? जैसे अगर हम बात करें, अगर 1-2 एग्जांपल सब दे सकती हैं तो। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम बात करें, क्योंकि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है GS3 में, तो उसके लिए बिकॉज यू नो कि हर डिजास्टर के प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या कमियां रहती हैं, कुछ जैसे रिसोर्सेज का कमी है, मैन पावर का कमी है, या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन उसमें, तो मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स करती थी, और हर एक के लिए आई यूज्ड टू हैव 2 से 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स। ऐसे ही कुछ कॉमन सिक्योरिटीज, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए
लाइक नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आएगा, तो आई हैड दैट फ्रेमवर्क प्रिपेयर्ड कि मुझे इसमें लाइक डेटा जो देना है, जो गवर्नमेंट का टारगेट है मार्च 2026 तक एंड करने का, वो आई हैड प्रिपेयर्ड बिफोर एंड। ऐसे ही लाइक पॉलिटी के लिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए मैंने एक सेपरेट टेम्पलेट बना के रखा था, जिसमें उनका मैंडेट क्या होता है, उनमें लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक हम बॉडी देख के ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं कि ठीक है ये तो ये है, और वे फॉरवर्ड कुछ में कॉमन भी होता है, कुछ का थोड़ा अलग भी होता है, बट इट हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरव्यू राउंड की, राइट, आप 3 इंटरव्यू दे चुकी हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लाइक इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मिथ्स भी हैं जो सोशल मीडिया में चलती रहती हैं कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया, कौन से स्टेट में एंड ऑल दैट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक अगर हम बात करें तीनों इंटरव्यूज का, अगर थोड़ा थोड़ा हमें बताएं कि वाज इट समथिंग क्लोज जो चलता है सोशल मीडिया पे, या बहुत अलग एक्सपीरियंस था आपका? सर आई विल से बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है वो, बिकॉज बाहर जब तक आप नहीं जाते हो, जैसे मैं पहले इंटरव्यू के लिए गई तो मुझ पे भी बाहर मम्मी पापा का भी बहुत प्रेशर था, अरे यूपीएससी का इंटरव्यू है, यूपीएससी का इंटरव्यू है, बट फिर जब आप बाहर निकल के आते हो तो यू फील कि इसके लिए भी क्या ही डरना था। मतलब ठीक है, आप कुछ चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं आता है तो आप नो बोलो, पर उसके लिए बहुत ज्यादा डरने का कुछ भी नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू में मेरा स्कोर बढ़ा भी, एंड अगर मतलब स्कोर तो खैर 10 नंबर से ही बढ़ा था, इट वाज 175, तो ऑलमोस्ट एवरेज ही था, पर ओवरऑल मैंने उस प्रिपरेशन फेज को, इंटरव्यू के प्रिपरेशन फेज को एंजॉय किया। ठीक है। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू के जो बोर्ड्स होते हैं वो ऐसा फेस बना लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे खुश नहीं है, लेकिन मार्क्स अच्छे आते हैं। आपके केस में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? सर आई फील कि इस बार का मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, बट वैसे लाइक डू यू थिंक इंटरव्यू बोर्ड वाज सैटिस्फाइड दिस ईयर विद यू? I don't know, sir, because marks are yet not out, so I have to see. Okay. अच्छा, अगर हम बात करें इस पूरी जर्नी में, तो किन किन लोगों को आप क्रेडिट देना चाहती हैं कि who stood like a pillar with you? सर सबसे पहले तो मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी तो बचपन में खैर पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी नहीं पीटा, बट इट वाज मोर लाइक कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट काइंड ऑफ चीज थी कि अगर ये पढ़ोगे तो ऐसे। और तो मम्मी पापा का तो हमेशा से ही पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। इवन मेरे फादर ने तो मतलब जितना उनसे हो पाता था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने पढ़ाई के लिए किया। और मम्मी हालांकि खुद 12th पास हैं, पर उन्होंने मतलब 6-7 तक जहां तक भी वो खुद से पढ़ा सकती थी, उन्होंने हमारे लिए मतलब हर चीज में वो किया। उसके बाद उन्होंने हमें इतना कैपेबल बना दिया कि हम खुद ही वी गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज। एंड उसके बाद इस पढ़ाई के मतलब प्रिपरेशन के दौरान ही आई गॉट मैरिड एज वेल, बट देन आई मेट माय सेकंड मदर, माय मदर इन लॉ। तो मम्मी का तो नेक्स्ट लेवल सपोर्ट था हर चीज के लिए। मतलब काम का तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, बट जो वो दिन रात प्रार्थनाएं करती रहती है मेरे लिए, तो वो था। एंड डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरे फ्रेंड्स का भी, जो अब बार बार मुझे डिमोटिवेट भी नहीं होने देते थे। तो लाइक ऑलमोस्ट हर रिश्ता जो लाइफ में रहा है उसने बहुत रोल प्ले किया है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो यू हैव आल्सो वर्कड एज अ मेंटर फॉर अ ईयर यहाँ पे, नित्य प्रगति प्रोग्राम में। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका, और क्या लगता है कि कैसे आपने मेंटरिंग करी लास्ट 1 साल में यहाँ पे? Sir, if you can remember when you took my interview for the mentorship, so I said one thing कि you said कि मतलब why do you want to do mentorship? I said one thing कि because I don't want others to make the same mistake कि वो जो मैं कर रही हूँ, मैं 6 साल से इस प्रिपरेशन में लगी पड़ी हूँ, I don't want others कि वो ऐसा करें। वो अपनी गलतियां, ठीक है गलतियां कर रहे हैं, गलतियां हम सब करते हैं, बट वो अपनी गलतियों से तो सीखें ही, कोई उनको बताए कि उनकी गलतियां कैसे। क्योंकि मुझे लगता था कि कोई अगर मुझे बता देता कि ये गलतियां तुमने की, इस पे काम कर लो, या फिर मुझे क्योंकि हम उस प्रिपरेशन फेज में अपनी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती हैं, और दूसरा कोई बताता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है कि मतलब हमारे लिए तो ऐसा सेम अप्लाई नहीं होगा। तो दिस थिंग आई फील कि ये मैंने यहाँ पे सीखा भी, और मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई भी किया। जो मैंने अपने प्रिपरेशन फेज में गलतियां की थी वो मैं दूसरों को ना करने, तो उसके लिए मे बी मैं थोड़ा कई बार ज्यादा बहुत ज्यादा फोर्स भी करती हूँ, कई बार 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 उनको ये बात बोलती भी हूँ, बहुत नज भी करती हूँ कि नहीं ये इस तरीके से ही होना चाहिए, ये गलती इस तरीके से। बिकॉज बहुत बार वो 2-3 बुक्स उठा लेते हैं, वेरी स्ट्रिक्ट कि पहले एक पूछो, मैं इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर ये नहीं हुआ तो मैं दूसरा करने ही नहीं दूंगी इससे पहले।
तो ये एक बहुत अच्छी बात बोली, और ये एक्चुअली हमारी टीम के बारे में भी एक चीज़ बताता है कि नित्य प्रगति एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हमारे मेंटर्स जो हैं वो लोग हैं जो लोग एक्चुअली मतलब जिन्होंने ये यूपीएससी एग्जाम का इंटरव्यू दिया है और जो टेक्निकली रैंक लाने का पोटेंशियल रखते हैं, और वो आपको डे 1 से ये इंश्योर करेंगे कि आप वो गलतियां ना करो। क्योंकि देखो बेस्ट चीज जो मेरे को लगता है कि बेस्ट मेंटर कैन बी समबडी जो चोट खा के रैंक लाया है, या फिर जो चोट, क्योंकि अगर आपने चोट खाई होती है तो आप एनालाइज करते हो कि आपने क्या गलतियां करी थी। अगर आपका जैसे पहले अटेम्प्ट में हो गया, अच्छी रैंक आ गई, तो शायद आप उतना, क्योंकि आपको नहीं मालूम होता कि व्हाट थिंग वर्क, यू नो व्हाट वर्कड फॉर यू और व्हाट डिड नॉट वर्क फॉर यू। बट लेट्स से अगर आप 3 4 5 6 अटेम्प्ट में अगर आपका होता है तो आपको मालूम होता है कि मैंने ये गलती करी थी, मैंने ये गलती इंप्रूव करी। तो आई थिंक दैट पर्सन कुड बी द बेस्ट मेंटर जो फेलियर से चीजें सीखा हो। तो और आपके लिए भी ये थी शायद, आई मीन मेरे को लगता है कि अगर आपको अच्छा मेंटर मिल गया तो शायद आपके जो पहले 3 अटेम्प्ट वेस्ट हुए डेफिनेटली वो शायद नहीं होते। एंड मतलब आई डोंट नो, मतलब बिकॉज उस टाइम पे ना मेंटरशिप ऐसे नहीं होता था, बट आई फाउंड अ भैया, तो उन्होंने मुझे प्री के लिए बस ये बोला था कि he was working with one of my भाभी, and उनका हर साल प्री क्लियर हो जाता था बट मेंस नहीं होता था। he said कि ये मत करो, इतना सारा बुक्स मत करो। उन्होंने मुझे एक स्पेसिफिक 4-5 बुक्स लिख के दिए थे कि ये एकदम रट के जाओ प्रीलिम्स में, बिकॉज आई सेड कि थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। तो फिर मैंने क्योंकि वही किया, तो वो मतलब अनऑफिशियल काइंड ऑफ मेंटर थे, तो वहां से आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट। अच्छा, तो आपने भी ऐसे जब यहाँ मेंटरशिप करी तो क्या था, लाइक व्हाट वाज योर कोर फिलॉसफी ऑफ मेंटरशिप? One thing is कि I often say कि जैसे like prelims में they have a constant problem कि questions गलत हो रहे हैं, questions गलत हो रहे हैं। तो मेरा core philosophy ये कि और अभी भी आई एक्सप्लेन द सेम थिंग, गलतियां कर लो पर गलतियों से हमेशा सीखो। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना इज अ ब्लंडर। ठीक है। और एक थिंग और आई थिंक जो आप और हमारी बात होती रहती है कि बहुत सारे बच्चों में इनर्शिया रहता है आंसर राइटिंग को लेके कि हम पढ़ लेंगे आंसर नहीं लिखेंगे, राइट? तो आई थिंक वहां पे भी आई थिंक आपने भी काफी ज्यादा नच किया बच्चों को, और मैंने भी देखे कुछ आंसर्स जो कि काफी इंप्रूव हुए हैं। तो प्रख्या अब यहाँ से क्या आप एक मैसेज देना चाहती हैं? अभी व्हाट देयर आर 70-75 डेज लेफ्ट फॉर प्रीलिम्स, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इस बार प्रीलिम्स देंगे, क्या व्हाट इज द फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव टू देम कि कैसे हम इन दिनों को यूटिलाइज करें? फॉर प्रीलिम्स अपने कोर सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रिपेयर करो। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक रिसोर्स रखो, एंड इससे पहले कि आप बहुत ज्यादा कोचिंग के पेपर सॉल्व करो, एक बार आप पीवाईक्यूज पहले कर लो। व्हेन यू आर वेरी श्योर कि मैंने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, उसके बाद यू आर एट अ एडवांस लेवल, फिर आप टेस्ट पेपर्स लगाओ। बट पीवाईक्यूज एंड बेसिक सब्जेक्ट जब तक प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, तो आप बल्कि बुक्स या फिर मल्टीपल करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। ठीक है। तो प्रख्या, वी आर वेरी प्राउड of you at Sarthi IAS, and also being the head of the Nitya Pragati program. I am very, very overwhelmed by the fact that you have cracked the exam, and the best part is that you have done it in the last attempt, which makes it even more special for us. And I also urge you that keep guiding the students like this, Sure. because I think you are a very good mentor, and I think definitely you will be a very good civil servant, but you are also a very good mentor. तो यहाँ से जाने के बाद भी आप जब भी आपके पास टाइम मिले, आप बच्चों को गाइड करिए और भी लोगों को इंस्पायर करिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। सो माय बेस्ट विशेस टू यू प्रख्या। थैंक यू सर।